नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वाट एवर फील यू कनेक्टेड विथ। मैं हूं कौशल जायसवाल और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और आज की क्लास है हमारी बाल विकास की, जो बाहुबली MCQ सीरीज शुरू की है हमने, उसी का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, जिसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो दोस्तों समझते हुए आराम से पढ़ेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक सुख सुविधाओं से हीन बालक कहलाता है। वो इसे वंचित बालक कहते हैं, या पिछड़ा बालक कहते हैं, या अधिगम निर्योग्य बालक, मतलब डिसेबल हो पढ़ने लिखने में, या सो डिसलेक्सिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्फेजिया हो, एटसेट्रा, और या फिर कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो भौतिक सुख सुविधाओं से हीन बालक को अधिगम निर्योग्य बालक नहीं कहेंगे, क्योंकि अधिगम निर्योग्य बालक वे होते हैं जिनमें कोई दिक्कत हो, जैसे डिस्कैल्कुलिया, उसे गणित संबंधित समस्या हो, डिस्फेजिया हो या डिस्ग्राफिया हो, लिखने में उससे संबंधित समस्या हो, डिसलेक्सिया या फिर उसे पढ़ने लिखने में दिक्कत हो, जैसे कुछ बच्चे ए को बी पढ़ते हैं, बी को ए पढ़ते हैं, या रुक रुक के बोलते हैं, उन्हें डिसलेक्सिया हो जाता है। तो ये तो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं। वंचित बालक वे बालक होते हैं जो किसी मेंटली या फिर अफेक्टेड हो, या फिर कोई आजकल नया एक नाम आ गया दिव्यांग बच्चे को। लेकिन यहाँ पे होगा दोस्तों, भौतिक सुख सुविधाओं से हीन बालक को कहा जाता है पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक मतलब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइन, माने सरकार के एक गाइडलाइन के अनुसार जो उन्होंने मानक तय किया गया है, उसके नीचे अगर व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? पिछड़ा बालक बोलेंगे। अगला है, मानव एक विकसित प्राणी है, सूझबूझ वाला है, मतलब मानव से सोच सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, वो होता है। अंतर्देशी है, मतलब अपने मन की बातों को अपने मन में रख सकता है, दूसरे की बातों को जान सकता है। या फिर अधिगम करने वाले, पढ़ने लिखने वाला है, या फिर कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए, मानव एक विकसित प्राणी है, क्यों? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो मानव एक विकसित प्राणी है, अधिगम करने वाले नहीं, रट्टू तोता को मानव विकसित प्राणी नहीं कह सकते, ये उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। मानव सूझबूझ वाला है, मतलब वो किसी भी समस्या को हल कर सकता है, उसको समझ सकता है, किसी की मदद कर सकता है, उसके अंदर इमोशनल अटैचमेंट है, उसके अंदर सामाजिकता है, वो हर किसी भी समस्याओं को अपने तरीके से हल कर सकता है, सोच सकता है। आज मनुष्य चांद पे पहुंच गया, ये मानव का देन है दोस्तों। हम पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं, इतने औद्योगिकरण जो विकसित हो गए हैं, ये सब क्या है? हमारे दिमाग की उपज है दोस्तों। ये क्यों? क्योंकि मानो क्या है, एक सूझबूझ वाला प्राणी है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है। अगला है, सीमा हमेशा घर में ज़्यादा बात नहीं करती। कोई लड़की है सीमा, वो घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन बट वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है, मतलब काफ़ी टॉकटिव है। क्यों? विद्यालय में यह दर्शाता है, विद्यालय बात करने का अवसर देता है, मतलब इसलिए क्योंकि विद्यालय कहता है कि आओ बस बात करो। सीमा को अपना घर पसंद नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि सीमा को अपना घर पसंद नहीं है, तो स्कूल में तो सारा दिन रह नहीं सकती। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सीमा को ये क्यों दर्शाता है कि वो घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है? क्यों? ये सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। सीटेट वगैरह में अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिसमें आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। उसको जगह पे आप रख कर देखिए क्यों और कैसे का उत्तर मिल जाएगा आपको। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो सीमा हमेशा घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो विद्यालय में काफ़ी बात करती है। विद्यालय बात करने का अवसर देता है, ये तो गलत ऑप्शन है। सीमा को अपना घर पसंद नहीं, ये भी गलत है। हाँ, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सीमा हमेशा घर में ज़्यादा बात नहीं करती, इसका कारण क्या है? और स्कूल में बात करती है क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसीलिए तो दोस्तों जो आपका RTE 2009 है, फिर या फिर NCF 2005 है, इसमें कहा गया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से स्कूल में सक्रिय होकर सीखते हैं। एक आपने देखा होगा कि स्कूल में नए इसमें जो स्कूल है उसी को मान्यता मिल रही है कि काफ़ी बच्चे ग्रुप बना देते हैं, वो अपने आप बात करके कुछ किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, या फिर किसी साथ सामूहिक रूप से
कुछ पढ़ रहे हैं और केवल टीचर एक फैसिलिटेटर में सुविधा प्रदाता के रूप में उसे देखेगा, वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे से बात कर सकते हैं, इससे माना जा रहा है इससे ज़्यादा अधिगम होगा, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर होगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अब छोटे जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं वह घर पर रहना पसंद नहीं करते हैं, वो स्कूल में जाना पसंद ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके स्कूल में वैसा माहौल मिल जाता है, उनके दोस्त वहाँ पे रहते हैं, वो गिरोह की आयु आप जानते ही हैं, तो वहाँ पे बच्चे मिल जाते हैं, इसलिए वो घर पे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते जितना वो अपने दोस्तों से इंटरेक्ट होते हैं दोस्तों। अगला है, किसी अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, भाषा है, लिंग है, समुदाय है या फिर सभी। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखो कि दोस्तों किसी भी अधिगमकर्ता में किसी भी बालक को अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण क्या हो सकता है, भाषा बिल्कुल होगा, ये भी सही है, लिंग बिल्कुल सही है, जैसे मान लीजिए लड़की है तो लड़कियों की ज़्यादा तरफ अट्रैक्ट होगी, लड़का है तो लड़कों में रहेगा, लड़कियों के ग्रुप बनाएगा, लड़कों में सक्रिय रहेगा, और समुदाय समाज भी। कुछ बातें तो हम दोस्तों समुदाय में ही रखकर सीखते हैं कि हमें इनसे अच्छे से बात करना चाहिए, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, हमें तेज नहीं बोलना चाहिए, हाँ हम लड़के हैं चाहे हम लड़की हैं तो हमें थोड़ा नरम स्वभाव करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सही हो, क्या हो जाएगा, सभी। अगला है, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है, डांटना, आलोचना, जुर्माना या प्रोत्साहन। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो डांटना, अगर किसी बच्चे को रोज बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और छोटे प्लेवे में हो, किसी बच्चे को डांट देंगे तो अगले दिन जाएगा ही नहीं स्कूल, तो ये तो गलत है, और इसको आरटीए 2009 और एनसीएफ 2005 भी मना करता है दोस्तों। आलोचना, अब ये तो कोई बात नहीं, भी निगेटिव सेंस में है तो ये भी गलत है। जुर्माना जिसको बोलते हैं हम फाइन, तो फाइन बड़े विद्यालयों में बच्चों को लगता है, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे टाइम से तो लग जाएगा, लेकिन हम जो कि हम 5 से 8 और 1 से 5 तक की तैयारी करें, मेरे प्राइमरी जूनियर की बात करें दोस्तों, तो जुर्माना इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ, प्रोत्साहन, मतलब बच्चा अगर कुछ गलती भी कर रहा है तो टीचर को ये होना चाहिए नहीं गुड गुड गुड, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, अच्छा कियो, उसको प्रोत्साहन करो, उसके उत्साहवर्धन करिए, उसको इनकरेज कीजिए दोस्तों। और ये हमारा एनसीएफ 2005 भी बोलता है, और थर्नडाइक के नियम भी है कि बच्चा गलती कर कर ही सीखता है। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत आपने थर्नडाइक का पढ़ा होगा दोस्तों, ट्राई एंड एरर थ्योरी, जिसमें बच्चा जब गलती करेगा तभी तो वो सीखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन। अगला है, प्लेवे पुस्तक के लेखक हैं, डोंट कंफ्यूज, प्लेवे पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, ये नहीं प्लेवे मेथड किसने दिया है दोस्तों। तो प्राइड है, वाटसन है, मन है या हेनरी कार्लवेल। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो क्या होगा, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है, हेनरी कार्लवेल। अगर दोस्तों यही होता प्लेवे मेथड किसने दिया है, तो फ्रोबेल साहब ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण किया था, प्लेटो ने, सुकरात ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो प्लेटो सुकरात ने नहीं, बल्कि किसने किया था प्रश्नावली शब्द का निर्माण, वुडवर्थ ने। और ब्रूनर को जानते हैं दोस्तों कौन है, ये इन्होंने ही बताया था, जेराम ब्रूनर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एनसीएफ 2005 में छाए हुए हैं, इन्हीं की पद्धतियों को अपनाया गया है एनसीएफ 2005 में। इन्होंने ही बताया था कि बच्चे सक्रिय होकर सीखते हैं, बच्चे ग्रुप बनाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग का किया जा सकता है दोस्तों। अगला है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। आपको पता भी होगा कि जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही थी तो पहले ये मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का, फिर आत्मा का। तो क्या है दोस्तों, मन तथा शरीर का विकास। मनोभौतिक एकता क्या है, जब मन और शरीर दोनों एक दूसरे कॉम्बिनेशन से कार्य करें तभी आप किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले हमारा माइंड सिग्नल देता है कि आपको करना है नहीं करना है, जैसे अच्छी क्रिया अनिच्छी क्रिया आपने सुना होगा दोस्तों। तो क्या है, कॉम्बिनेशन मन तथा शरीर का विकास। अगर शरीर बढ़ गया और आपका दिमाग उतना ही है छोटे बच्चे जैसा, तभी आप सक्षम नहीं है कुछ भी करने को, और केवल दिमाग बढ़ गया और शरीर आपका काम नहीं कर रहा है
तभी आप सबसे सक्षम नहीं है, इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल चलना चाहिए। अगला है बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं किस आवश्यक तत्वों में अंतर समझता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान व संख्या, द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र, या कोई नहीं। उम्मीद है आपने सब दे दिया होगा दोस्तों। जब बाल्यावस्था मतलब 6 वर्ष से ऊपर और छोटा बच्चा है, और जहाँ आपको पता ही होगा छोटा बच्चे को जब वस्तु अस्थायित्व के बारे में पूछा जाता है, 1 मिनट मेरे पास किताब होगी, हाँ, तो उसके सामने आप कोई छोटा बच्चा है, किताब उसके सामने रखे हैं और अचानक उसकी आंख से हटा देंगे तो वो भूल जाएगा। जैसे उसकी आंख से सामने से हटा वस्तु, वो तुरंत उसके दिमाग से वो गायब हो जाता है दोस्तों, मतलब उसके बाद वो कंसेप्ट नहीं बनेगा। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो केवल थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे शैशवावस्था पार करके बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था में आता है, तो केवल द्रव्यमान और संख्या में अंतर समझने लगता है। जैसे उसके सामने 2 वाटर रख दीजिए, एक छोटा और एक बड़ा, और दोनों में आधा लीटर पानी आता है, और दोनों को एक बड़ा है और छोटा है, तो कहेगा कि ये बड़ा, इसमें ज़्यादा पानी आया है, इसमें छोटा पानी, क्योंकि उसको द्रव्यमान में नहीं, केवल संख्या और उसके एरिया के बारे में जानकारी नहीं होती दोस्तों। लेकिन जब लड़का बाल्यावस्था में हो जाता है तो उसके अंदर द्रव्यमान का भी वो पता कर सकता है, संख्या वो कितना है वो भी पता कर सकता है, और क्षेत्र के बारे में भी जान सकता है कि कितना उसका एरिया है। नेक्स्ट है, शिशु संचार करना किस तरह सीखता है? हाव भाव का उपयोग करके, पहचान करके, सुन करके, या बोल करके? शिशु यानी जीन पियाजे को दिमाग में ले लीजिए दोस्तों, 0 से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो शिशु संचार करना किस तरह सीखता है? पहचान करके, इतना मेमोरी उसकी डेवलप नहीं होती दोस्तों, ये गलत होगा। सुन करके, हाँ सुन तो सकता है लेकिन बोलेगा कैसे, उसकी आवाज़ तो इतनी डेवलप होती नहीं है दोस्तों। बोलकर ये भी नहीं हो सकता, तो हाव भाव का उपयोग करके, जैसे वो रोने लगेगा तो लोग समझ जाते हैं कि ये बच्चे को तकलीफ हो रही है, हंसने लगा तो हाँ बच्चा खुश है, ये क्या है उसके मतलब वो मोरल डेवलपमेंट का तो उसके अंदर कोई ऐसा होता नहीं है कि बता सकता है कि ये मम्मी है, चाची हैं, चाहे इन्होंने मुझे मारा इत्यादि, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उसके हाव भाव को देखकर मतलब बच्चा हंस रहा है तो खुश है, रो रहा है तो दुख है, उसको दिक्कत है, कोई कष्ट है, क्या होगा दोस्तों? हाव भाव का उपयोग करके बच्चा अपने भाव व्यक्त करता है। मुस्कुराहट एक उदाहरण है, और शाब्दिक संप्रेषण, अध्योमुखी संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण, या कोई नहीं? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो मुस्कुराहट एक उदाहरण है, अगर आप का दोस्त है, कई सालों से मिले नहीं हैं आप जा रहे हैं, सामने से आ जाए और वो आपको देख के मुस्कुराए और आप एकदम यूँ एंग्री यंग मैन की तरह लुक दे रहे हैं, तो समझ जाएगा कि बंदे को मुझसे मिलके खुशी नहीं हुई है। अगर वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके जवाब में आपने भी थोड़ा सा स्माइल कर दिया, तो समझ जाएगा कि जितना मुझे खुशी हुई है उसको भी उतना ही खुशी हुई है। जैसे होता है ना, दो से मिले, दो पहले 2 आंखें देखती हैं, फिर हाव भाव, तो दोस्तों मुस्कुराहट क्या हो जाएगा? एक अशाब्दिक संप्रेषण है, मतलब बिना कुछ बोले भी आप वो काम कर सकते हैं दोस्तों, मतलब वो समझ जाएगा। जैसे मान लिया मैंने आपसे पूछा कि वुड यू लाइक टू टेक टी, मैंने क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, और मैं इसे आँख बड़े बड़े करके उसको एंग्री में लुक में दे दूं कि नहीं, तो बिना कुछ बोले समझ जाएगा नहीं, बंदे को पसंद नहीं है चाय। अगर मैंने पूछा कृपया आप चाय पीना पसंद करेंगे, और बस मैंने मुस्कुरा दिया, तो समझ जाएगा बंदा को चाहिए चाय, मतलब वो लाइक करे, चाय पी सकता है। और दोस्तों आजकल तो जानते ही हैं, चूँकि हम 21वीं सदी में हैं, तो स्माइल का इम्पोर्टेंस क्या है ये तो आप लोग को बेहतर पता होगा। नेक्स्ट है, अध्यापक बालक को गाय का चित्र दिखाकर गाय की विशेषता पूछता है। बालक चित्र देखकर गाय की विशेषता बताता है, यह किस प्रकार की बुद्धि है? मतलब एक अध्यापक एक क्लास में ड्यूरिंग द क्लास वो एक बच्चे को गाय की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि ये क्या है और इसकी विशेषता बताओ। ये कौन सी बुद्धि है दोस्तों? मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है, या कोई नहीं? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो अगर वो बच्चा उस गाय की तस्वीर देखकर तब उसके बाद में एक्सप्लेन करता है कि गाय दूध देती है, वो काले या सफ़ेद रंग के होती है, उसके 4 पैर होते हैं, उसकी पूंछ होती है, तो दोस्तों क्या है वो? उसकी मूर्त बुद्धि है, जिसकी बात थर्मोडाइक भी करते हैं दोस्तों, कंक्रीट। अगला है, शिशु के तेज विकास के लिए सर्वोत्तम यही है कि जितना हो सके उत्तेजना दी जाए, अत्यधिक संवर्धित पर्यावरण दिया जाए, परिपक्वता के अनुसार उत्तेजना दी जाए, या उपयुक्त सभी? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। देखते हैं, शिशु के तेज विकास के लिए सर्वोत्तम यही है, जितना हो सके उसको उत्तेजना दी जाए? नहीं दोस्तों, उत्तेजना मतलब
आप किसी बच्चे पर ज़्यादा बर्डन लगा देंगे या ज़्यादा उसको प्रेशर करेंगे तो बच्चा हो सकता है कि वो डिमोरलाइज हो जाए। अगर बच्चा 2 साल का है और उसे आप इंटर की किताब दे देंगे पढ़ो, नहीं तो मारेंगे, नहीं तो खाना नहीं देंगे, तो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा, कभी जीवन में नहीं पढ़ पाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारा ऑप्शन तो गलत हो गया। उसी तरह अगला है परिपक्वता के अनुसार उत्तर देना दी जाए। ये सही हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है दोस्तों। तो ये हो गया अत्यधिक संवर्धित पर्यावरण दिया जाए, मतलब उसको एक उचित एनवायरनमेंट आप बस दे दीजिए, बाकी वो उसका डेवलप हो जाएगा। अगर वो बौद्धिक रूप से अक्षम नहीं है तो उसका एक उम्र के अनुसार, जैसे बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था जाते जाते जैसे जैसे उसका विकास होगा, उसकी इंद्रियां भी विकसित हो जाएंगी, उसका दिमाग विकसित हो जाएगा, उसके अंदर विकास भी आ जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा हमारा आंसर, बी, मतलब 2। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, या इनमें से सभी। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट है रीट के लिए, तो ये फेवरेट टॉपिक है और नया जोड़ा गया दोस्तों। उम्मीद है आप आंसर दे दिएगा दोस्तों। तो क्रियात्मक अनुसंधान में नवीन ज्ञान की खोज नहीं होती दोस्तों। नवीन ज्ञान की खोज एक्सपेरिमेंट में नहीं होता, चूंकि ये क्रियात्मक अनुसंधान पूर्णतः किससे रिलेटेड है दोस्तों, स्कूल से रिलेटेड है। तो क्या होगा, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तक कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान, अच्छा क्रियात्मक अनुसंधान पूछ रहा है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। नवीन ज्ञान की खोज मतलब अगर वो रिलेटेड है, नवीन ज्ञान की खोज स्कूल से रिलेटेड है दोस्तों, तब तो ये सही है, बिकॉज ये ऑप्शन हमारा सही है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का विज्ञान सही है, मतलब इस शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ये भी सही है। और विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, ये भी सही है दोस्तों। इसका मतलब इनमें से सभी होगा। मतलब स्कूल से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं रोजमर्रा की, वो क्रियात्मक अनुसंधान के जरिए सॉल्व किया जाता है, और ये वहाँ के अध्यापक वगैरह ही इसको देखते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य सामग्री विधि, या इनमें से सभी। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दृश्य श्रव्य सामग्री ये छोटे प्राइमरी स्टेज पर होता है, लेकिन अगर मुझे सृजनशीलता के पोषण के लिए पूछ रहा है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब जहां उनका दिमाग का प्रयोग हो, जहां कुछ खुद करके करें, डूइंग बाय लर्निंग आपने सुना होगा दोस्तों, मतलब करके सीखने में ज़्यादा आपके दिमाग का प्रयोग होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बेस्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन दोस्तों, सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है, मे भी 20 जुलाई से भरी जाएगी। तो जैसे ही फॉर्म आ जाता है वो इसकी वीडियो में बना दूंगा, किस कैसे कौन भर सकता है सीटेट का फॉर्म। और इस बार सुनने में आ रहा है कि ये लाइफ टाइम वैलिड हो जाएगी सीटेट। तो दोस्तों अभी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है तो मे भी इसका फैसला बदल भी जाए, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि 20 जुलाई तक सीटेट के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सीटेट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम से कोई भी रिलेटेड जानकारी होगी तो मैं दोस्तों उसके लिए वीडियो बना दूंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू।